students, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you a video lecture series on the subject India's foreign policy. As you all know that we have already covered Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4 का first chapter. आज हम discuss करेंगे last chapter which is Unit 4 का second chapter. So I hope I'm going to imagine that you have already watched all the videos because they are very important for you. ठीक है, वो आपका बेस भी कवर कर दी चलेंगे क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको फॉरेन पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए. इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया अमेरिका रिलेशन, इंडिया का रिप्रेजेंटेशन स्टाइल क्या है. ठीक है, हम फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से अलग अलग देशों के साथ करते हैं. कोल्ड वॉर क्या होता है, कोल्ड वॉर से पहले, कोल्ड वॉर के बाद क्या इम्पैक्ट हुआ था, ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आज की वीडियो के अंदर हम यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे. यूनिट 4 का चैप्टर 2 जो है इंडिया एज अ ग्लोबल पावर प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, ये चैप्टर हम करने वाले हैं. सो इफ यू आर अ स्टूडेंट फ्रॉम DU Seoul, NCWB और एनी अदर यूनिवर्सिटी इन इंडिया which has this subject in the syllabus, then this video series is specifically made for you. ठीक है, so without wasting any time, let us get started with the video. Okay, so introduction से start करेंगे. India's foreign policy is the result of historical experiences. हमारे हिस्टोरिकल चैलेंजेस का ही रिजल्ट हमारी आज की फॉरेन पॉलिसी है. जैसे कि हमारी जो हमारे पर कॉलोनियल लेगेसी रही थी, इंटरनेशनल नेशनल इंटरेस्ट रहे थे एंड द इवॉल्विंग ग्लोबल लैंडस्केप. ठीक है, अब आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया ने जो है फॉरेन पॉलिसी बनाई. ठीक है, और किन किन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए बनाया. भाई हमें पीस रखनी है, कोएग्जिस्टेंस रखनी है, सबके साथ मिलके रहना है, डेवलपमेंट करनी है एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. ठीक है, अब पोस्ट कॉलोनियल स्टेट होने के बावजूद इंडिया ने जो है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं अपनी सॉवरेंटी हासिल करने में. ठीक है, अपनी डेवलपमेंट को पूरा करने में एंड फोर्जिंग अ डिस्टिंक्ट ग्लोबल आइडेंटिटी. ओवर द टाइम इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखे हैं. ठीक है, अब वो भी ग्लोबल पॉलिटिक्स भी हो सकता है, इकोनॉमिक इम्पेरेटिव्स भी हो सकता है, हमारी इकोनॉमी को लेकर हो सकता है. ठीक है, लॉ को लेकर हो सकता है और सिक्योरिटी चैलेंजेस को भी. ठीक है, आज इंडिया जो है स्टेडीली एडवांस कर रही है, कंसोलिडेटिंग इट्स रोल एज अ इमर्जिंग ग्लोबल पावर. द पोस्ट कॉलोनियल स्टेट एंड एलुसिडेशन. ठीक है, कॉन्सेप्ट और मीनिंग क्या है. अ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट इज अ नेशन दैट हैव लिबरेटेड इटसेल्फ फ्रॉम कॉलोनियल रूल, जिसने अपने आप को कॉलोनियल रूल से बचाया है, निकाला है, इंडिपेंडेंस हासिल की है एंड अंडरटेक्स द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम. इंडिया जो है एक सुप्रीम एग्जाम्पल है, ऐसा स्टेट जो कि upon breaking free from British domain proceeded to formulate its own distinct policies. आज़ाद होने के बाद हमने अपनी खुद की पॉलिसीज को बनाया. कॉलोनियल लेगेसी का हम पर फर्क क्या पड़ा. कॉलोनियल रूल प्रोफाउंडली इम्पैक्टेड इंडियाज इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क एंड सोशल फैब्रिक. इंडिपेंडेंस के बावजूद भी इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इम्पेरेटिव्स को फेस किया और लिंगरिंग इफेक्ट्स को भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फेस किया, while simultaneously building a self-reliant, robust nation. Robust का मतलब क्या होता है, पावरफुल, मजबूत. ठीक है, national identity and sovereignty. As a part of colonial state, India placed great emphasis on consolidating its sovereignty, independence and national identity. This commitment is clearly reflected in its foreign policy, whereas India adheres to the principle of independent decision making, refusing to yield to any external pressures. ठीक है, चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट. अब भी दिक्कत क्या क्या आ रही है भाई, आज भी हमारे में पॉवर्टी है, सभी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिकली हम बैकवर्ड हैं. ठीक है, और ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं इंडिया के लिए. और इन्हीं मल्टी फेसेटेड प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए इंडिया ने एक स्ट्रेटजी सेंटर्ड प्लानिंग डेवलपमेंट किया और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को हेल्प ली उनसे. मतलब ठीक है, प्रिंसिपल एंड डिटर्मिनर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी. भाई क्या क्या चीज़ें हैं जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करती हैं. पहला इज की प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी. इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज एंकर्ड इन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमने अभी पढ़े थे, क्या क्या है भाई. पीस है सबसे पहले तो, शांति चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए, को एग्जिस्टेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इज्जत करें. द पंचशील प्रिंसिपल्स, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेंटी, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, इक्वालिटी, पीसफुल
coexistence from its foundation. Non-alignment and strategic autonomy. कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया ने एक पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट को चूज किया, देयर बाय रिफ्रेनिंग फ्रॉम बिकमिंग ए पार्ट ऑफ एनी पावर ब्लॉक. कॉन्टेम्प्रेरी एरा के दौरान दिस पॉलिसी हैज इवॉल्व्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. ठीक है, डोमेस्टिक डिटर्मिनेंट्स हमारे क्या है. इंडिया का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस है, पॉलिटिकल सिस्टम है और हमारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी को डायरेक्टली अफेक्ट करती है. डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क और पब्लिक ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए वी ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन. ठीक है, इंटरनेशनल डिटर्मिनेंट्स हमारी क्या है. द ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, रिलेशंस विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज एंड ग्लोबल इश्यूज ऑल इम्पैक्ट फॉरेन पॉलिसी. इंडिया अडॉप्ट्स अ फ्लेक्सिबल अप्रोच in its policy to adapt challenging global circumstances. भाई हम अपने तरीके से चीजों को मेंटेन करते हैं. करेक्ट. द नॉन अलाइंड मूवमेंट, जेनेसिस एंड बैकग्राउंड. कोल्ड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब दुनिया जो है दो हिस्सों में बट गई थी, या तो भाई आप यूनाइटेड स्टेट्स की साइड हो या फिर आप सोवियत यूनियन की साइड हो. इंडिया आगे गया और कहा भाई हम किसी के साथ नहीं है, हम अपने साथ हैं. ठीक है, अब आपकी मम्मी है घर पे, आप दो बहन भाई हो, आप दोनों की लड़ाई हो जाती है. आप दोनों पूछते हो किससे ज्यादा प्यार करते हो, मम्मी कहती है दोनों से, या तो दोनों से या दोनों से नहीं. ठीक है, तो ये भी इंडिया भी कह रहा है भाई हम तो खुद के साथ हैं, या तो दोनों के साथ या खुद के साथ, किसी एक के साथ हम नहीं कहेंगे. और ऑब्जेक्टिव ये था कि जो डेवलपिंग नेशंस है वुड नॉट कम टू द प्रेशर ऑफ पावर ब्लॉक. भाई पावरफुल के सामने हम नहीं झुकेंगे. तो क्या हो गया, हमारे पास हम शायद उतने डेवलप नहीं है लेकिन झुकेंगे नहीं. ठीक है, वही ना पुष्पा झुकेगा नहीं साला. तो भाई इंडिया का रोल क्या है. हमारे सुप्रीम लीडर्स जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, टीटो ऑफ यूगोस्लाविया, नासर ऑफ इजिप्ट चैंपियन द कोज ऑफ NAM. India has remained a key founder member and an active participant in this movement. Objectives and principles. The primary objective of the non-aligned movement was to promote peace. भाई नॉन अलाइंड मूवमेंट का सबसे बड़ा तो ये था भाई हम शांति चाहते हैं. अगर किसी एक की साइड लेंगे तो उन दोनों में फिर झगड़ा होगा. हमने कहा भाई हम तो अपनी साइड है, शांति हो गई. इंडिपेंडेंस चाहते हैं भाई हमारा पीछा छोड़ो, हमें अपने देश के बारे में सोचने. इक्वालिटी चाहते हैं भाई, छोटा काला सफेद, लड़का लड़की सब इक्वल है भगवान के आगे. भगवान के आगे नहीं, एक मतलब कि कंट्री के लिए. एंड डेवलपमेंट, इट स्टूड फर्मली अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म एंड रेसिज्म. कॉन्टेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है, मतलब कि कोल्ड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया था तब भी नाम जो है NAM उसने अपनी रेलेवेंस को हमेशा से रखा है और आज भी वो डेवलपिंग नेशंस के जो इंटरेस्ट है उनको सेफ गार्ड करके रखता है. न्यूक्लियर पॉलिसी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ न्यूक्लियर पॉलिसी. इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था, कीपिंग इन माइंड द इम्पेरेटिव्स ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी. होमी भाभा की लीडरशिप के अंदर इंडिया ने जो है पहली बार एम्फसाइज किया न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने का फॉर पीसफुल पर्पसेस. हाउएवर, ड्यू टू द रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस पोस्ड बाय चाइना एंड पाकिस्तान, अ डिफेंस डायमेंशन वाज सब्सिक्वेंटली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्रोग्राम के अंदर और भी ज्यादा हमें कुछ करना पड़ा, चेंजेस करने पड़े. द न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ 1974 पोखरान कहाँ है, राजस्थान की एक डिस्ट्रिक्ट है. ठीक है, तो पोखरान के अंदर हमने 1974 के अंदर, मे बी इट वॉज 11th of जून जुलाई, मतलब आई एम नॉट डेफिनेटली श्योर बट यही कहीं आसपास 1974 में पोखरान, और 1998 के अंदर इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर पावर को किया. किस क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस. इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी जो है वो बेस्ड है क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस पे, जो इम्प्लाई करता है कि इंडिया जो है मिनिमम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखेगी अपनी सिक्योरिटी को रखने के लिए. भाई न्यूक्लियर नहीं है, सामने वाले के पास है, वो तो हमें कह देगा कि बात मानो वरना उड़ा देंगे. वो उड़ा भी सकते हैं तो क्या करें फिर, हमें भी तो, हमारे पास भी तो कोई वेपन होना चाहिए ना. और इसका ऑब्जेक्टिव है नॉट एग्रेशन बट रादर टू डिटेक्ट पोटेंशियल एडवर्सरीज फ्रॉम लॉन्चिंग एन अटैक. भाई अटैक को रोकने के लिए हमने ये एक तरीका रखा है. नो फर्स्ट यूज प्रिंसिपल एंड रिस्पॉन्सिबल अप्रोच. इंडिया एडहियर्स टू अ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी विच रिफ्लेक्ट्स
its image as a responsible nuclear power. India would employ nuclear weapons only in retaliation should it be attacked first. भाई हमने कहा है हम पहले नहीं मारेंगे परमाणु बम, आप शुरू करोगे तो पीछे हम भी नहीं हटेंगे और शुरू हम वैसे भी नहीं करेंगे, ठीक है. कमिटमेंट टू द ग्लोबल disarmament. India has been proponent of nuclear disarmament and of the ending of arms race. Although not a signatory to the NPT, it remains committed within its all capacity to the cause of global peace and stability. Strategic balance and security challenges. The presence of nuclear power such as China, Pakistan influences India's nuclear policy. भाई पड़ोसियों को देखकर ही तो पड़ोसी रंग बदलता है, तो भाई इनको देखकर हमारी भी फॉरेन पॉलिसी बदलती है. अब कल को चाइना हमारे साथ दिक्कत खड़ी करेगा तो हमारी तो फॉरेन पॉलिसी के अंदर में और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ना उस ट्रेड के साथ. कल को अगर ट्रेडिंग करते करते सामान भेजते कहीं बम रख दिया तो दिक्कत ना हो जाएगी. अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इंडिया जो है कंटिन्यूसली मॉडर्नाइज एंड स्ट्रेंथनिंग इट्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज. भाई हम टाइम के साथ साथ हम भी अपनी न्यूक्लियर पावर को जो है टाइम के साथ साथ उसको भी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है. एक सेफ गार्ड ऑप्शन तो हर किसी के पास होना चाहिए. इकोनॉमिक पॉलिसी. The importance of economic diplomacy is foreign policy. In the contemporary era, economic diplomacy has emerged as pivotal pillar of India's foreign policy. आज के टाइम पे हमारी जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है वो फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है एंड ज़रूरी भी है, ठीक है. जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और एनर्जी सिक्योरिटीज और टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन को बढ़ाएं, ठीक है. द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 एंड ग्लोबलाइजेशन. The liberalization, privatization, globalization, LPG reforms of the 1991 opened India's economy to the international market. This led to a significant increase in the foreign direct investment and the international trade. जैसे बताया है मैंने भी, हमें करना पड़ा था हमारी रिस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी ने, जो कि एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं हमारे इंडिया के. आज कोई भी उनको, बहुत सारे लोग उनको कहते हैं उन्होंने हमारे लिए किया ही क्या है, लेकिन अगर किसी इंसान ने पूरे देश को बिकने से बचाया है तो वो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे, ठीक है. न्यू इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स एंड प्रोग्राम्स, स्कीम्स सच एज मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया सर्व टू स्ट्रेंथन इंडियाज पॉलिसी. These initiatives work towards positioning India as a global hub for manufacturing and investment. भाई इकोनॉमी हमने हमारी खोल दी तो हम जो है इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल हैं. मार्केट हमारे यहाँ पे आके ओपन करो, ठीक है. एनर्जी सिक्योरिटी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट. To meet its growing energy requirement, India collaborates with various nations in the field of oil, gas, renewable energy. Energy diplomacy constitutes a crucial importance of India's economic policy. हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनर्जी डिप्लोमेसी, ठीक है. उसके साथ हमें LPG भी चाहिए होता है, गैस भी चाहिए, तेल भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हमें इम्पोर्ट करानी पड़ती हैं. अब ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, ठीक है. इंडिया जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड G20 समिट्स के अंदर एंड एडवोकेट्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग नेशंस. भाई वो हर बार डेवलपिंग नेशंस को सपोर्ट करेगा क्योंकि हम भी तो डेवलपिंग नेशन ही तो हैं. चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज क्या है. ग्लोबल कॉम्पिटिशन, ट्रेड इम्बैलेंसेज एंड टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स प्रेजेंट चैलेंजेस फॉर इंडिया. Conversely, a vast market, a youthful demographic and technological advancement offer significant opportunities for the country. India's role in South Asia. रीजनल लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस. इंडिया जो है सबसे बड़ा नेशन है साउथ एशिया के अंदर, एक्सर्टिंग सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस बाय इकोनॉमिकली भी करता है, पॉलिटिकली भी करता है, मिलिट्री विद इन द रीजन. ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन फोस्टरिंग रीजनल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट. नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. ये पॉलिसी कहती है कि भाई भारत जो है वो साउथ एशियन नेशंस के साथ सबसे पहले अपनी टाइज अच्छी करेगा, इंक्लूडिंग नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स. दिस पॉलिसी इज ग्राउंडेड इन ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन. रोल इन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. इंडिया जो है अपनी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट करती है. किन किन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू? SAARC, BIMSTEC के थ्रू BIMSTEC इंडिया सर्व्स एज अ ब्रिज कनेक्टिंग थ्रू साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट
Asia. Economic developmental cooperation. India extends financial assistance, infrastructure development support and technical cooperation to its neighboring countries. अपनी neighboring countries को ये सारी facilities provide करता है और यहाँ से एक regional development आता है, enhances mutual interdependence. भाई आप जो है एक धंधे के लिए किसी को थोड़ा बहुत अगर फ्री में सर्विस देंगे तो बाद में तो आपके काम ही आएगा ना. चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस एंड चैलेंजेस. चाइना जो है एक्सपैंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ साउथ एशिया poses a major challenge for India. To maintain its influence, India is compelled to adopt balanced and proactive policy. Security and political changes. Border disputes होने लगे, terrorism, political instability and internal conflicts pose threat to the regional stability. India relies on diplomacy, security measures to address these challenges. ठीक है. इंडिया सिग्निफिकेंस एंड एस्पिरेशंस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. इंडिया एज एन इमर्जिंग ग्लोबल पावर. इंडिया जो है दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है राइट नाउ और सिग्निफिकेंट मिलिट्री पावर भी हमारी बहुत अच्छी है. हमारी पॉपुलेशन, रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज जो है एक इन्फ्लुएंशियल फोर्स को जो है ग्लोबल स्टेज पे प्रेजेंट करती है. एक्टिव पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल फोरम्स. ठीक है. इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है किसके अंदर? G20 के अंदर, ब्रिक्स के अंदर, SCO, क्वाड एंड यूनाइटेड नेशंस. ये जो है कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस ग्लोबल पॉलिसीज एंड डिसीजंस को प्रमोट करता है, पोजेस करता है. एस्पिरेशन फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल. इंडिया जो है वो एक सिक्योर परमानेंट मेंबर बनना चाहता है UNSC का. अ मूव दैट वुड फर्दर बोल्स्टर इट्स ग्लोबल स्टैंडिंग, जो कि हमारी ग्लोबल स्टैंडिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देगा. द इंडो पैसिफिक ग्लोबल स्ट्रेटेजी. इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग इट्स स्ट्रेटेजिक रोल विद इन द इंडो पैसिफिक रीजन एंड प्रायोरिटाइजिंग मैरीटाइम security. Cooperation is being enhanced through platforms such as the Quad. ठीक है. सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस. इंडिया जो है अपनी सॉफ्ट पावर का तरीका यूज करके, जैसे योगा के अंदर इंडियन कल्चर, बॉलीवुड एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कॉन्सेप्ट सच एज वासुधवी कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, सर्व्स टू रीइंफोर्स इंडियाज ग्लोबल इमेज. ठीक है. एस्पिरेशन एंड फ्यूचर डायरेक्शन. इंडिया इज ऑन ट्रजेक्टरी टू इमर्ज एज अ रिस्पॉन्सिबल, पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल पावर. It is actively working to promote peace, development and cooperation at a multipolar world order. Conclusion पे चलते हैं. India's foreign policy represents a synthesized outcome of post-colonial experience. इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमारे पोस्ट colonial experiences को ध्यान में रखते हुए ली गई है, हमारी नेशनल इंटरेस्ट को एंड प्रिवेलिंग ग्लोबल सर्कमस्टांसेस. की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दिस पॉलिसी इंक्लूड नॉन अलाइनमेंट, इट्स न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, हमारे रीजनल कोऑपरेशन. इंडिया ने जो है अपनी पोजीशन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है ग्लोबल स्टेज के ऊपर, अपनी ऑटोनॉमी को, अपने वैल्यूज़ को मेंटेन करते हुए. आज के टाइम पे इंडिया जो है इज एक्सपेंडिंग इट्स रोल इज एज एन इमर्जिंग ग्लोबल पावर. फ्यूचर के अंदर through a balanced, resilient, forward-looking policy, India will play an even more influential role in the global politics. और यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है. आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा. किसी भी टाइप का डाउट है तो मेक श्योर टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है. एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मैनी मोर सब्जेक्ट्स आर कमिंग योर वे. हो सकता है आप ही का कोई सब्जेक्ट हो एंड क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद आपका मिस हो जाएगा. एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम बचा है तो मेक श्योर कि आप अच्छे से पढ़ो. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड दैट्स इट फॉर टुडे.